जाट आपके साथ भी है, पंजाबी आपके साथ भी है, वैश्य, और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पूर्वांचली इनके साथ उस तरह से रहा है। 43% प्लस वोट है जो झुग्गी झोपड़ी के वोट है, जो पूर्वांचलियों का वोट है, वो अभी भी 60% एबव वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। बिल्कुल तो है। आपको आप किसको लेके बीजेपी ने सेंधमारी की है उसमें बस। तो आप जो आपके साथ है उसको आप छोड़ देंगे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पंजाबी आपको पूरा का पूरा वोट दे रहा है, वैश्य आपको पूरा का पूरा वोट दे रहा है, जाट आपको पूरा का पूरा वोट दे, मिडिल क्लास। रेखा गुप्ता फिर अगर लिस्ट टॉप पर आ गई, अब टॉप पर आ गई। देखिए साहब, ये भी हमारे पैनलिस्ट की राय में अभी तक परवेश वर्मा टॉप पर चल रहे थे, अब रेखा गुप्ता टॉप कंटेंडर इस पोस्ट के लिए। अगर देवेंद्र हमारे साथ है तो देवेंद्र, आपकी पॉलिटिकल साइंस भी यही कहती है कि अब रेखा गुप्ता की दावेदारी और मजबूत मालूम पड़ती है कम से कम? निश्चित तौर पे सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से तो फिट थी ही, और जो जानकारी हमने शेयर की कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अगर टॉप सोर्स के द्वारा ये बताया गया कि महिला में जिस सिर्फ एक नाम पे चर्चा हुआ वो एक नाम रेखा गुप्ता का है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अपने बैकग्राउंड के आधार पर और जिस प्रकार से पार्टी के टॉप लीडरशिप में जो लोग उनको जानते हैं वो उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। जैसे एक बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे वो जानी जाती हैं, बहुत अच्छी वक्ता के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और डीयू जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आई हुई हैं, तो उनको डिबेट करना वगैरह आता है, इन सारे कम्युनिकेशन में वो बहुत माहिर हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके आधार पर उनकी दावेदारी को लेकर खारिज किया जा सके। रह गई बात दूसरी सौरभ, जो एक दिलचस्प चर्चा चल रही थी, हालांकि निश्चित तौर पर वो लाइटर नोट में ज़्यादा है, बट उसका मैसेजिंग जरूर रहता है कि जब वहां पे जयराम ठाकुर को चुना गया, आपने शुरू की है चर्चा, ये भी निर्मला सीतारमण पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे थी, और तब भी निर्मला सीतारमण वहां पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक थी। नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण थी वहां पे 2017 में, और 2022 में जब चुना गया उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो उस समय विनोद तावड़े गए हुए थे। समीर जी, नरेंद्र सिंह तोमर भी पर्यवेक्षक थे, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर भी पर्यवेक्षक थे। मुझे लगता है कि जो बात ये देवेंद्र कह रहे हैं या समीर जी कह रहे हैं, दोनों को एक एक्सेप्शन है, एक रेगुलर दिखता है। लेकिन ये तो है ही ना कि जब आप किसी समाज से किसी को पर्यवेक्षक बना के भेजते हैं तो लगभग, मतलब बनाने को बना दे तो उसमें कोई क्या कर लेगा, लेकिन लगभग ये कोशिश की जाती है कि उस समाज का नहीं होगा। नहीं, कई बार और भी कई वजह होती है जिसकी वजह से भाई ये हुआ कि चलो सौरभ को भेज देते, सौरभ ने कहा नहीं मेरा तो फर्स्ट बुलेटिन है, तो ये हुआ अच्छा चलो ठीक है समीर जी हैं उनको भेज देते, उनकी ये विशेषताएं हैं। तो अपने वाला बनाना भी होता है ना, वसुंधरा जी को बनाना था तो राजनाथ जी को भेजना एग्जैक्टली, और कई बार थी, और कई बार ये भी होता है कि भाई ठीक है सामने ठाकुर है। यूपी में कौन गया था, याद आ रहा किसी को? अमित शाह गए थे 2017 में ना, 2017 में अमित शाह गए थे, अमित शाह पर्यवेक्षक थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर अमित शाह थे। अमित शाह ने तो कहा भी था कि मैंने बहुत लड़ के योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाया। अमित शाह गए थे उस समय 2017। नहीं तो ये जो दो नाम है संदेशवाहक ही ना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये संदेशवाहक हैं, और एक औपचारिकता होती है, ये औपचारिकता है, और सबसे राय मशवरा हो जाएगा, सबके साथ चाय पी ली जाएगी, और उसके बाद फिर पर्ची निकाली जाएगी। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, दिल्ली में कोई विवाद नहीं। पर्ची निकलेगी कि नहीं? किसी को पर्ची थमाई जाएगी या नहीं? दिल्ली में राजस्थान का एक चीज दी गई थी बोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अब झगड़ा जैसा कुछ नहीं होना है, ये तय है, वो स्पष्ट है एकदम, और ये लाइन सबको पता है। अब ये 93 से 98 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। किसी एक विधायक क्या होगा, और ये कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा निर्दयी फैसला होता है ये, कि भाई वहां वसुंधरा जी के मन में कुछ था, आपने उन्हीं के मुंह से नाम अनाउंस करवाया। मैं वैसे ही कह रहा हूं, दिल्ली में मान लीजिए जिसको हम सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, मतलब प्रवेश से, मैं नहीं बोल रहा किसी का नाम नहीं ले रहा, मान लें उन्हीं से जब नाम बुलवाया जाए, आप वही होगा सर, किसी सीनियर विधायक से कहलवाया जाएगा। देखिए किसका नाम भी प्रस्तावित है। हाँ, जो एक चीज होती है कि एक आदमी प्रपोज करता है, एक सेकंड करता है या दो लोग सेकंड करते हैं, तो 3 नाम तो ऐसे तय किए जाएंगे, तो टॉप 5 में से 3 को उसमें रख लीजिए, एक को वहां रख दीजिए। मतलब इस टॉप 5 में 3 तो वो हैं, 3 वो हैं, 3 वो सेकंड करेंगे और प्रपोज करेंगे। प्रपोजल करने के लिए है, प्रपोजल सेकेंडर भी तो चाहिए। सबसे सीनियर नाम कौन है बीजेपी के इस वक्त इन 48 में? रोहिणी से जो विधायक है वो भी सीनियर है, बिष्ट है, मोहन सिंह बिष्ट है। नहीं, ओपी शर्मा नहीं है, सबसे जो वरिष्ठ हैं वो एक सज्जन है, त्रिनगर से जीते हैं, जो जीते हैं। अगर आप उम्र की बात करें तो वो है, और विधायकी अनुभव की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान, ये 2 लोग हैं। त्रिनगर से जीते तिलकराम गुप्ता, वो 73 इयर्स के उम्र में सबसे वरिष्ठ है, और उम्र में सबसे छोटे उमंग बजाज हैं जो राजेंद्र नगर से जीते 31 साल। और अगर आप विधायी कार्य कामकाज की बात करेंगे
तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान दोनों, क्योंकि राजकुमार चौहान पहली विधानसभा में भी थे, तो हाँ, कांग्रेस से हैं, वही तो इसलिए उनको तो रूल आउट, उस लिहाज से तो विजेंद्र गुप्ता, अरे तो वैसे भी आप लोग सेकंड करने के लिए तो उनका नाम, और अगर वेटेज की बात करेंगे, सेकंड करने के लिए भी उनकी जरूरत नहीं है, सेकंड करने के लिए भी पर्याप्त नहीं। यहाँ नाम बहुत है ना, सारे बीजेपी के ठीक ठाक नेता हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात क्या है कि 98 के बाद भाजपा के पास दिल्ली में सत्ता नहीं थी, और दिल्ली में सत्ता ना होने के बाद लड़ाई बराबर करनी थी, चाहे वो शीला दीक्षित के सामने लड़ाई करनी थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई करनी थी। तो जितने नाम हम देख रहे हैं, जितने लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों सैकड़ों रैलियों में डंडे खाए हैं, पानी की बौछारें सही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, एक एक कार्यकर्ता को मनाया है, रूठे को मनाया है, रूठाया भी है। जब उनको टिकट मिल गई तो बाकी लोग रूठ बिना गए। पावर के किया है सब, बिल्कुल बिना पावर के किया, और कई बार अपने संसाधनों पे किया है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 20 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा करके लाए, अपने आप से खाना खिलाया, अपने आप से चाय पिलाई, कई बार पत्रकारों के साथ बैठे हैं तो चाय के पैसे वो लोग दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह है, इन लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो शायद इसीलिए ज्यादा जगी हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत की है। अब आशीष सूद ने आप सबके अंदर एक गट फील से एक नाम आ रहा होगा, वो नाम बता दीजिए सबके अंदर। ऐसा हो नहीं सकता ना हो। से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो भी खबरें आ रही हैं, हाँ, उसी से, हाँ, तो जाहिर है उससे तो रेखा गुप्ता का नाम भी, रेखा गुप्ता का नाम ऊपर दिखता है। बिल्कुल। आपको समीर जी? रेखा गुप्ता और एक कोई दलित, मुझे लग रहा है कि दलित भी बन सकता है। कोई रेखा गुप्ता कंफर्म नहीं कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री बनेगी, हो सकता है कि जब शाम को बैठक होगी तो किसी दलित का भी नाम आ सकता है। तो या तो महिला बनेगी या दलित बनेगी। जी देखिए, जिस तरीके के हालात अभी दिख रहे हैं और जो सारी राजनीतिक उठापटक दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है एक जो संदेश निकल के आ रहा है वो शायद महिला और वैश्य, और उस मामले में रेखा गुप्ता सबसे ऊपर दिखती है। देखिए, इतना तो कंफर्म है कि जैसा देवेंद्र ने बताया कि महिलाओं में चर्चा केवल रेखा गुप्ता के नाम की, और कोई है ही नहीं, कंसिडरेशन में ही नहीं है। देखिए, पुरुषों के नाम की लॉटरी निकलेगी फिर तो कई दावेदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं में बात की जाएगी तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि रेखा गुप्ता सबसे भारी नाम है। ठीक है। इसके अलावा एक खबर कल के लिए भी थी। कल जो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके सिलसिले में भी इंटरेस्टिंग खबरें आई थी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी जाएगी वहां आने के लिए, मुझे लगता है आतिशी जी को भी जाएगी। हाँ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी, तो उनको भी मुझे लगता है जाएगी। कि अब वो आएंगे या नहीं अलग बात है।